अपना मन। देखिए कुछ लोग तो मन की बात भी रेडियो पे करते हैं, लेकिन जो लोग मन की बात मन में ही कर लेते हैं उनमें कहा जाता है कि अंतर वैयक्तिक क्षमताएं बेहतर हैं। अपने आप से बात करने के लिए रेडियो क्यों चाहिए भाई? अपने आप से बात, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, वो अच्छा प्रोग्राम होता है, मैं तो जाने के लिए आपको ऐसा बोल रहा हूँ। अपने मन की बात अपने आप से कर पाना, अपनी मन स्थितियों को ठीक से समझ पाना, उसके लिए यश चोपड़ा से ना पूछना कि क्या यही प्यार है ना? तो अपने मन को ठीक से समझ पाना, इतना ही नहीं, अपने मन को कंट्रोल कर पाना, असली चीज ये है। ये ताकत जिसके अंदर आ गई ना, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु अपना मन हो जाता है जिस समय वो कंट्रोल में ना हो। तो अपने नहीं, मैं की बात नहीं कर रहा, मैं ये मैं के सेंस नहीं है। ऐसा 1000 बार आपके साथ होगा कि आपका दिमाग जानता है कि यदि इस सिचुएशन में आपने रिएक्ट किया तो नुकसान आपको ही होगा, और उसके बाद भी आप रिएक्ट कर ही देते हैं। ये समझते हुए कि रिएक्शन आपके लिए घातक है, आप रिएक्शन दे देते हैं, और इसका मतलब आपका मन आपके विवेक के कंट्रोल में नहीं है। मन ऐसा एक्टिव होता है कि विवेक छिन्न भिन्न हो जाता है उस समय, और आपने गुस्से में कह दिया, बाद में पछताए, संबंध टूट गया, संभावना खत्म हो गई। कोई संभावना, कोई नौकरी की संभावना थी, बॉस ने 2-4 उल्टी बातें बोल दी, तो झेल लेना था उस दिन जब संकट है तो, लेकिन नहीं झेल पाए, वहीं सुना दी 4 गालियां उसको, और बाद में दुखी होना। अपनी भावनाओं की तीव्रता पर अंकुश लगा पाना। सीधी सी बात है भाई, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है और आप गुस्से में आ गए, तो वो कंट्रोलर है, आप कंट्रोल्ड हैं। मतलब 100% ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी न किसी मात्रा में तो हम सब गलती कर ही बैठते हैं, हम सब गलती करते हैं। लेकिन मजा कब है, कोई गुस्सा दिलाए आपको और आप कहें गुस्सा दिला रहे हो, आएगा ही नहीं। क्योंकि मुझे गुस्सा तब आता है जब मैं चाहता हूं, तुम्हारे चाहने से नहीं आएगा। ठीक है, जाओ। अगर इतनी ताकत है कि मेरे इमोशंस मेरे हिसाब से तय होंगे, तुम्हारे चाहने से नहीं होंगे। मन में आएगा, वो तो स्वाभाविक है, कोई आपके सामने उठ पड़ा हरकतें कर रहा है, गुस्सा आएगा, पर वो गुस्सा व्यक्त होगा या नहीं ये मैं तय करूंगा, ये तुम तय नहीं करोगे। तो किसी को अपने इमोशंस में अंतर करना ठीक से आता हो एक तो, और दूसरा अपने इमोशंस को बचाना या कंट्रोल करना, अभिव्यक्ति करनी है या नहीं करनी है। इमोशन नहीं है तब भी इमोशन दिखा देना है, ये भी आता हो। इमोशन है तब भी नहीं दिखाना है, ये भी आता हो। तो ऐसा 1000 बार होगा जीवन में कि इमोशन नहीं आ रहा मन में, लेकिन अपेक्षा है कि आना चाहिए। ऐसा होता है, सास ससुर की मृत्यु पर इमोशंस कम आते हैं, और लोग अगर जैसे बहू कोई है, उसे सास मर गई, अंदर से उसे लड्डू फूट रहा है बहुत जोर से, इतनी खुश है क्योंकि वो सच में परेशान थी, इस सेंस में परेशान थी कि उसकी आजादी खत्म हो जाती थी, प्यार भी करती थी, आजादी भी खत्म होती थी। अब उसकी मौत हो गई है। उसको अंदर से ईमानदारी की बात है कि सुख दुख के अनुपात में सुख थोड़ा ज्यादा हो रहा है, दुख भी है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं है, अनुपात में सुख थोड़ा ज्यादा है। माहौल ऐसा है कि उस माहौल में वो करे तो क्या करे, उस रोने की अपेक्षा है, समाज उम्मीद कर रहा है कि रोए। जो वहां पर हाड़ मतलब गला फाड़ फाड़ के रो देगा ठीक से, आंसू सहित, आप समझ जाइए कि समझ गए। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पुरुषों में भी ऐसा क्या है, पुरुषों से बहुत अपेक्षा नहीं होती ना। कोई मर आ जाए तो पुरुष लोग वहां पर जूते ठीक करते रहते हैं, उनको रोने वाला काम है ही नहीं उनका। अंदर जाएगा रोए, अच्छे भी नहीं लगते रोते हुए, तो उनको बाहर ही खड़ा करते हैं कि आप जूते वूते देखो, और खाना वाना बन रहा है वो देखो, टिंडा विंडा कटा के नहीं कटा वो देखो। रोने वाले काम में आमतौर पर महिलाएं, मतलब उनको समाज ने काम दे दिया है जो कि एक तरफा सा काम है एक तरफा, लेकिन परफॉर्मेंस होती है अच्छी है। कुछ भी आपको आप माने या ना माने, मैं तो 2-4 बार देखा, मैं तो गदगद हो जाता हूँ कि 5 महिलाएं रो रही हैं जोर जोर से, फिर चुप हो जाती है, फिर बातें चल रही है, और सुनाओ तुम्हारे घर में सब ठीक है। 20 मिनट के बाद छठी औरत आई, और जैसे ही वो आई फिर वृंदगान शुरू, कोरस में शुरू, उसके बाद फिर 8-10 मिनट कोरस में सबका चला, फिर छठी भी बैठ गई साथ में कि इस स्वेटर में कितने घर बनाने हैं। अब जब साथ में आएगी फिर देखिए आप, ये जो है ना अपने इमोशंस पर ऐसा कंट्रोल, ये पुरुषों के बस की बात नहीं, मुश्किल है। तुम समोसे में कौन सी चटनी खाते हो, मीठे वाली? ओहो, हरी चटनी खानी है, वहीं कृपा रुकी हुई है तुम्हारी। और मैं सोचता हूं कि इतने मूर्ख
आदमी के या इतनी मूर्खतापूर्ण बातों को सुन के लोग कैसे उसके भक्त बन सकते हैं। तो कहे अच्छा ओहो चटनी से दिक्कत आ रही थी और चटनी पीसने में लगे मैं उसके बाद से कि कृपा रुकिए क्योंकि हमने पुदीना कम डाला था। बताओ, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आर स्टॉप्ड बिकॉज पुदीना कम था। क्या क्या बात है। इसीलिए मुझे इस बात पे भरोसा होता है कि बंदर हमारे पूर्वज थे। पहले मुझे नहीं होता था, तब से मुझे भरोसा हो गया कि हाँ बंदर ही हमारे पूर्वज थे और कुछ मामलों में अभी भी हैं, खत्म नहीं हुए। देखो आप ना, आप तो क्वेश्चन पूछे क्लिप बना लेंगे मेरा तो पहले से ही पर्चा कैसे आप कितना भी मुझे उकसा लीजिए मैं कमेंट करूंगा है ना। तो सर ये लगता तो मिस्टेक बहुत ज्यादा है। नो कमेंट्स। हाँ मैंने सीखी माइंड रीडिंग। आपको कैसे पता लगा लेकिन ये एक वीडियो में आपने बताया। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट हिंट कर देता हूं। मैंने पिछले कुछ महीनों में कुछ लोगों को टीवी पर माइंड रीडिंग करते हुए देखा। मैं घबरा गया क्योंकि मैंने भी फिलोसफी ठीक ठाक समय तक पढ़ी है। मुझे लगा कि ऐसी कैपेबिलिटीज इनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो मैं इतना घबरा गया तो फिर मैंने ढूंढा कि कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो माइंड रीडिंग सिखा सके। तो पहले टीचर ने बताया कि 5 साल लगेंगे। मैंने कहा इतना तो है ही नहीं मेरे पास, 5 साल में कहां से निकालूंगा, बेरोजगार तो हूं नहीं, काम करना होता तो कहां से निकालूंगा। तो मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं। फिर कुछ लोगों को देखा और खतरनाक माइंड रीडिंग करते हुए, पासवर्ड निकालते हुए, मैं और घबरा गया। फिर मैंने 2-3 जगह और पता किया, फाइनली एक टीचर मुझे मिल गया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर कितना समय लगेगा। मुझे उम्मीद थी कि 5 साल बोलेगा, मैं कम करवा के 3 साल कर लूंगा किसी तरह से। बोला सर 2 दिन लगेंगे। मैंने कहा आप मजे ले रहे हो मेरे, सर मैंने कहा आप मजे ले रहे हो मेरे। बोले नहीं सर सच में लगेंगे। एंड ही न्यू मी थ्रू यूट्यूब एटसेट्रा, सो ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल। सर अच्छा नहीं लगता कि मैं आपका टीचर बनूं, मतलब मैं तो आपसे सीखता हूँ। मैंने कहा वो सब छोड़ो, टाइम बताओ कितना लगेगा। उसने कहा 2 दिन लगेंगे। मैंने कहा सिखा दो। फिर फाइनली आई इनवाइटेड हिम टू दिल्ली। मतलब क्लासरूम जिसमें अकेला मैं स्टूडेंट था, ऐसे क्लास चली। 2 दिन लगे, कुल मिला के 6 घंटे, 3 घंटे 3 घंटे 2 दिन। एंड आई नो ऑलमोस्ट 40 ट्रिक्स। हाँ सुनो पूरी बात सुनो। उसके बाद मैंने घर जाके अपने बच्चों पे और फैमिली मेंबर्स पे ट्राई भी किया। और जो बच्चे हैं हमारे घर में, मतलब बायोलॉजिकली मेरा एक बेटा है, एक बच्ची है जो रिश्ते में, तो वो भी हमारे घर में रहती है। इसमें हंसने की बात नहीं थी, सही बात थी। तो 2 बच्चे थे, दोनों टीनेजर्स हैं, तो दोनों को मैंने 5-6 जादू किए। उसके बाद से वो मुझसे नजर नहीं मिलाते। उनको लगता है कि नजर मिले तो पहचान जाएगा क्या चल रहा है। मैं जैसे ही बोलता हूँ बेटा इधर आओ, तो वो मन में ना कुछ दिमाग चेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करते जाते हैं कि अगर ये पढ़ भी ले तो उनको चिंता ये है कि उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम ना निकाल लूं मैं, जो कि मुझे पहले से पता है। उनको चिंता इस बात की है। और क्योंकि मैंने 6-7 जादू करके दिखा दिए उन, जैसे एक जादू ये कि चाबी हाथ में रखी है, घूर के देखा चाबी घूम गई। यस आई हैव डन दिस मेनी टाइम्स। मैं आपको फिर बताऊंगा उसकी बात। जैसे सुनो अरे सुनो तो सही पहले। जैसे ये कि 2 बॉल हैं, एक मेरे हाथ में एक किसी और के हाथ में दी। फिर मैंने कुछ किया, दोनों बॉल उसके हाथ से निकल गई। सुनो जैसे ये कि मैंने एक बच्चे के नाक पे छुआ और दूसरे को फील हुआ। ठीक, मुझे झूठ बोलने की आदत आमतौर पर नहीं, मैं बहुत सोच के बोल रहा हूं जो भी आपसे कह रहा हूं। सुनिए ऐसे 30-40 और, इंक्लूडिंग ऑल द मैजिक्स दैट यू हैव सीन ऑन द टीवी स्क्रीन्स। उसके बाद आपसे कह रहा हूं कि ये सब फरेब है, झूठ है, धोखा है, कोई जादू नहीं है। दुनिया का एक भी इंसान किसी दूसरे इंसान के अंदर से एक भी शब्द नहीं निकाल सकता है। और अगर कोई पासवर्ड निकालता हो उसको मेरे सामने ले आना, मेरा निकाल दे पासवर्ड, सबके सामने ही कर लेंगे, कोई भी निकाल के दिखा दे पासवर्ड। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये सब बेकार की बातें, डरना नहीं है। बस मैंने क्योंकि अपने गुरु को वायदा किया है, मैं रिवील नहीं कर सकता सारी बातें, क्योंकि उनका रोजगार है भाई। वो तो सब उसी पे टिका हुआ। बट यस आई एम श्योर
नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन रिवील योर पासवर्ड अनलेस एंड अनटिल यू योरसेल्फ रिवील योर पासवर्ड टू हिम और हर, नोइंगली और अननोइंगली। अब इससे ज्यादा मुझसे बुलवाइएगा मत, मैंने हिंट कर दिया है, उसी में दिमाग लगा। कुछ के बोलो, जैसे बोलो, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं भाई? हाँ, मेडिटेशन कुछ नहीं होता, मतलब होता होगा, इसका लिंक उससे नहीं है। नहीं, मेडिटेशन तो कमाल की चीज होती है, मुझसे आज तक हुआ नहीं, बट आई हैव सीन पीपल डूइंग इट एंड हैविंग द बेनिफिट्स, सो आई विल नॉट रिजेक्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम मेडिटेशन। लेकिन ये जो माइंड रीडिंग है, इसके लिए मेडिटेशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता, बेकार की बातें हैं। माइंड रीडिंग के लिए वो सब बेकार की बातें हैं। भरोसा करो यार, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। अगर भरोसा कर सकते तो कर लीजिए, नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, ना करो, मत करो। मैं कब कह रहा हूँ भरोसा करो, आपकी चॉइस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने कई लोगों को देखा, वो परेशान रहते कि ये लोग ऐसा कर लेते, हमसे तो नहीं होता, कहीं मेरा कोई पासवर्ड ना निकाल ले। सब बेकार की बातें, कोई नहीं निकाल सकता पासवर्ड आपका, जब तक कि आप खुद उसको ना बताएं। और होता क्या है कि वो वीडियोस एडिटेड होते हैं, छोटे पार्ट्स होते हैं, और वो हिस्सा जिसमें आपने खुद पासवर्ड बताया था वो उसमें नहीं होता है। अब तो मैंने क्लियर हिंट दे दिया है ना, अब बस समझ के चलिए। नाउ डोंट आस्क मी स्पेसिफिक क्वेश्चंस विद स्पेसिफिक नेम्स, आई हैव द आंसर बट आई विल नॉट गिव। चलिए, सो द नॉर्म्स कैन बी कॉन्ट्ररी नॉर्म्स। तो जो हमारा दिमाग है वो कह रहे हैं कि जैसे एक बर्फ की सिल्ली समझ लीजिए, एक समुद्र में मान लीजिए बर्फ का पहाड़ है, बर्फ का कितना हिस्सा पानी की सतह के ऊपर रहता है? ये लगभग 10% के आसपास है, बाकी सारा पानी के नीचे है। यही नियम है ना, फिजिक्स में ही तो बताया होगा। सिमन फ्रॉइड कह रहे हैं कि यही स्थिति हमारे दिमाग की है। दिमाग का जितना हिस्सा सतह के ऊपर है वो कॉन्शियस है, चेतन। और चेतन का मोटा मोटा मतलब, जब आप जागरूक हैं, आपको पता है कि आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो आपका दिमाग चेतन है उस समय। जैसे कि अभी चेतन है, आपको पता है क्लास में बैठा हूं या क्लास में बैठी हूं, इस समय क्या करना है क्या नहीं करना है सब पता है। फोन आ गया अचानक और मास्टर जी घूर के देख रहे हैं तो फोन काट देना, चुपचाप नीचे ही नीचे काट देना है कि नहीं इस समय ठीक नहीं है, या हल्का सा उठा के बात करूंगी, या चली आना तू पान की दुकान पे 3:30 बजे। तो इतना क्या खट से खट, और ऐसा चेहरा सामने सीरियस टाइप का कि अभी तो पता भी नहीं क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये रिस्क वाला समय है, इस समय शरारत नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे बच्चे जिनको थोड़ा आदत होगी स्मोकिंग वगैरह करने की, उनका बहुत मन तड़प रहा होगा, तलब की एक सुट्टा मार लेता किसी तरह से, पर पता है कि यहां नहीं मार सकते हैं, और यहां अगर एक लगाए तो बड़ा भारी पड़ने वाला है, तो दबा रहे हैं कि अभी नहीं, रुक जा रे मन, बस 20 मिनट रह गए हैं, नीचे जाके 2 लगा लूंगा, अभी थोड़ी देर शांत रहो। अभी आप ये जो चल रहा है ना आपके मन में, इसको बोलते हैं कि आप कॉन्शियस माइंड में हैं। आप यहाँ है, आपको पता था क्लास में आ रहे हैं, इससे आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी है जो क्लास के लायक है। आप जिन कपड़ों में शाम के बाद होते हैं वो पहन के नहीं आते क्लास में, क्योंकि आपको पता है असभ्य कहलाए जाएंगे अगर वो सब पहन के आ जाएंगे तो आप जानते हैं कि भाई क्लास में जा रहे हैं तो डिसेंट बन के जाना है, इंसान बन के जाना है, कंगी वंगी कर लो ठीक से, झाड़ झंखाड़ लेके नहीं जाना है इस तरह से। ये कॉन्शियस माइंड है, सोच समझ के कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्शियस माइंड में इच्छाएं आती रहती हैं तरह तरह की, जो कि सामान्य बात है। इच्छाएं 3 तरह की हैं, एक वो जिन्हें जब चाहे पूरा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास करते हुए अचानक इच्छा आई कि पानी पी लूं, तो पी लो, इसमें क्या दिक्कत है। बहुत जोर से इच्छा हो रही है पानी पीने की, तो बोतल उठाओ पी लो पानी, इसमें क्या दिक्कत है, बाहर जाके पी के आ जाओ। या कोई पड़ोसी वड़ोसी होगा जो पनघट से पानी लाया होगा, उससे मांग के पी लीजिए, उसमें क्या है, कोई ना कोई तो होगा ही। ऐसी इच्छा जिसको लेकर कोई दबाव नहीं है, आप पूरी कर सकते हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी होंगी जो आएंगी और उसको लेकर दबाव है कि अभी पूरा नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हैं। ऐसी इच्छाओं को दबाना पड़ता है,
इसको बोलते हैं सप्रेशन, सप्रेशन ऑफ डिजायर्स। जब हम अपनी किसी इच्छा को दबाते हैं तो वो इच्छा चेतन से दबकर अवचेतन में चली जाती है। तो ये वाला हिस्सा मान लीजिए सबकॉन्शियस का है। आपके सपने वगैरह आमतौर पर सबकॉन्शियस से आते हैं। हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस सबकॉन्शियस के लेवल पे होता है। नींद की सबसे गहरी अवस्थाएं सबकॉन्शियस के लेवल पे होती हैं। और सबकॉन्शियस इतना पावरफुल होता है कि अगर उसे कोई कंट्रोल कर सके तो वो कुछ भी कर सकता है। सामने वाले को हिप्नोटाइज करना सबकॉन्शियस के लेवल पे होता है और कॉन्शियस पे नहीं होता है। तो इच्छाओं की दुनिया की बात करें तो जो इच्छाएं अभी व्यक्त नहीं कर सकते लेकिन बाद में कर सकते हैं, उसको आप दबाएंगे, सबकॉन्शियस में है। कि जैसे यही कि सिगरेट पीनी है, अभी नहीं पी सकते है, सिगरेट भी है, माचिस भी है, माहौल भी है, लेकिन ये पता है कि अगर यहां ऐसा किया, छिपा नहीं सकते ना कि चुपचाप पी ली, पता भी नहीं चला, ऐसा तो होगा नहीं। उसकी महक हर जगह गुले गुलजार हो जाएगी और उसके बाद ढूंढ लिया जाएगा कौन है। तो आप ये सब सोचे सोचते हुए छोड़ो यार, दबा के रखो, बाद में 3:30 बजे तब देखेंगे। ये सब कॉन्शियस हुआ। फिर मन का एक तीसरा हिस्सा है, क्योंकि कुछ इच्छाएं कॉन्शियस में ऐसी आती हैं जो ना अभी पूरी हो सकती हैं ना कभी और पूरी हो सकती हैं। वो इच्छाएं इतनी अनैतिक हैं अपनी प्रकृति में, जिनको पूरा करना तो दूर की बात है, किसी को ये कहना कि मेरे मन में ऐसी इच्छा आती है, ये भी पाप माना जाएगा। और मजे की बात है, सबके मन में आ रहा है, कहना अलाउड नहीं है। सबसे अच्छे दोस्त को भी जो ना बताया जाए, ये वो वाली इच्छाएं हैं। इसलिए नहीं कि उसके भाई या बहन को लेकर है, अदरवाइज भी ऐसा हो सकता है किसी भी वजह से कि आपको लगता है कि ये बहुत अनैतिक है। नहीं, ये नहीं बात करेंगे, ये बहुत पर्सनल मामला है। ऐसी इच्छाओं को और दबाना पड़ता है। वो कमबख्त जोर मारती हैं बार बार, इच्छा चाहती है कि पूरी हो जाए, मन को पता है कि पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें और दबाते हैं, तो ये पहुंच जाती है अनकॉन्शियस में। जो सबकॉन्शियस में है वो लौट के चेतन में फिर से आ सकता है कि पान खाना है, पान खाना है, पान खाना है, अभी नहीं खा सकते, अभी नहीं खा सकते। क्लास खत्म हुई, बाहर गए, फिर से इच्छा ही पान खाओ, पान खा लिया, गप से मन शांत हो गया। अब चेतन में चली गई थी, फिर चेतन में आ गई। आपने दबा लिया था, शाम को फिर याद आ गया तो आपने पूरा कर लिया, क्या दिक्कत है। अब जो इच्छा ऐसी है जो न पूरी अभी करनी है, न कभी और करनी है, न किसी से कहना है, ऐसी तमाम इच्छाएं हो सकती हैं। और सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं मुख्य रूप से ऐसी इच्छाएं काम इच्छाएं ही होती हैं। और काम चेतना इतनी आवारा किस्म की है कि वो किसी के प्रति भी हो सकती है। ऐसे लोगों के प्रति जिनके साथ अगर संबंध आप सोच भी रहे हैं तो वो समाज में किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे सगोत्रीय संबंध आपने सोच लिया किसी के साथ हरियाणा में, तो बिना गर्दन के लटकना पड़ेगा पेड़ पर, कोई चारा नहीं है उसका। तो ऐसी इच्छाओं को दबाएंगे, दबाएंगे और दबाएंगे, इतना दबाएंगे, इतना दबाएंगे कि वो चली जाएगी अचेतन में, अनकॉन्शियस में। अनकॉन्शियस का मतलब है कि यहां एक काली गुफा जैसा मामला है, यहां जाने का रास्ता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। और बाहर निकलने का जो एक रास्ता है उसके पास में बैठा एक चौकीदार। ये सब सिगमंड फ्रॉइड बता रहे हैं, चौकीदार का सिद्धांत दिया उसने, थियरी ऑफ गेट कीपर बोलते हैं उसको, चौकीदार का सिद्धांत। उस चौकीदार का एक ही काम है कि अंदर से कोई इच्छा बाहर आ ना पाए, दबी रहे अंदर। इसलिए जब किसी इच्छा को बाहर आना होता है वो चेहरा बदल के आती है, क्योंकि चौकीदार है गधा एक नंबर का, चेहरा बदलते नहीं पहचान पाता, आधार कार्ड नहीं मांगता उसका, चेहरा बदल के आएगी, समझता कोई और है तो तुम जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। और जो सिगमंड फ्रॉइड कहना चाह रहा है वो ये कि हमारी सबसे दबी हुई इच्छाएं चेहरा बदलकर सपनों या कल्पनाओं में सामने आती हैं। उसने सारे सपनों की व्याख्या कर दी कि ये सपना आने का मतलब दरअसल ये है, मतलब रहस्यवाद की व्याख्या कर दी कि रहस्यवाद क्यों होता है। उसको गर्भ के दौरान के अनुभवों के अचेतन स्तर से उसकी व्याख्या की। बहुत रोचक व्याख्या की सिगमंड फ्रॉइड ने।
और उसने कहा कि अब आप सोच के देखिए कि आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन आमतौर पर करते हैं केवल उस बात से जो उसने आपके सामने कही है। वो चेतन है, मुश्किल से 10%। उसका 90% व्यक्तित्व उसके अवचेतन और अचेतन में है। अवचेतन जिसे वो जानता है किंतु आप नहीं जानते, अचेतन जिसे वो भी नहीं जानता। और फिर आप केवल 10% जाके बोलते कि इंसान बड़ा अच्छा है, हमने उससे बात की है। यहां तो शादियां हो जाती हैं 5 मिनट की बातचीत के आधार पे। लड़के के घर वाले लड़की के घर वाले सारे घेर के बैठे हैं, फिर बोलते तुम दोनों बात कर लो। सब उठ के चले जाते हैं, बाहर कान लगा लेते हैं दीवार में ऐसे करके। फिर लड़का पूछता है आपकी क्या हॉबीज हैं। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से तैयार किया हुआ है। लड़की बता रही है सास ससुर की सेवा करना मेरी हॉबी है। लड़का बाग क्या बात है यार, यही पत्नी चाहिए थी, मेरे माँ बाप का ध्यान रखेगी। फिर लड़की उससे आपकी क्या हॉबी है। लड़का कह रहा है खाना बनाना, पत्नी को घुमाना, शॉपिंग पे ले जाना, ये सब हॉबीज हैं। दोनों मक्कार एक नंबर के, दोनों सफेद झूठ बोल रहे हैं एकदम। लेकिन क्योंकि ऊपर की खोपड़ी है ना 10%, उससे काम चल रहा है। दोनों सुपर प्रभावित होकर लौटे हैं। लड़के के माँ पूछ रहे क्या पापा, बस क्या बताऊं पापा, आपकी सेवा हो जाए मुझे, यही तो इच्छा है। लड़की भी कह रही है बहुत अच्छा, शॉपिंग करवाएगा और देखिए खाना बनाता है। देखिए आजकल ऐसा लड़का मिलता है कहीं। मैंने पूछा शराब पीते हो, बोला नहीं एकदम नहीं पीता हूं, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता। ऐसा लड़का आजकल मिलता है कोई इतना सज्जन? ऊपर से मार्केटिंग करवाएगा, शॉपिंग करवाएगा। अभी उसको पता नहीं है कि सब झूठ है, फरेब है, इसमें एक भी चीज सस्ती निकलने वाली आगे चलकर। दोनों प्रभावित हो गए, शादी हो गई। 6 महीने बाद झगड़ते हुए अपने घर पहुंचे, क्योंकि 6 महीने बाद सच सामने आ जाता है। 2, 4, 5, 6 महीने तो एक विशेष काल है जिस समय 7वें आसमान पे होते हैं लोग। उसके बाद जमीन पे धम से गिरते हैं, तब समझ में आता है कि गलती हो गई है। तो कौन, ये तो भैंस टाइप का इंसान मिल गया मुझे, तो ठीक व्यक्ति है ही नहीं। तो अचेतन जो है ना, वो कंट्रोल करता है हमारे माइंड को। और सिगमंड फ्रॉइड ने कहा किसी को समझना है तो उसके अचेतन को समझो, उसके अवचेतन को समझो। और मनोविश्लेषण जो है वो तरीका है किसी व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन को समझने का, जिसपे सिगमंड फ्रॉइड ने ऐसी रिसर्च की, हजारों केसेस पे रिसर्च करके तब निष्कर्ष निकाले। आप समझ सकते हैं कि उसका क्या असर रहा होगा उस जमाने में। एआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसका तरीका क्या बताएंगे, वही कैसे सिखा सकते हैं एआई। तो एआई सिखाने के जो तरीके हैं वो तरीके, जैसे एक तरीका होता है कि जब बहुत तेज गुस्सा आए तो गुस्से और उसकी अभिव्यक्ति में गैप ले आना चाहिए। सबसे देसी तरीका है जब आप किसी भावना के शिकार हो रहे हो, बस कुछ कहने या करने से रुक जाइए कि 1 घंटे बात करेंगे। एक तरीका मैंने हाल ही में देखा अपने घर के आसपास एक व्यक्ति में इसी का, उसको बड़ा अच्छा सूत्र है उसके पास, गुस्से पर ही, उसे बहुत गुस्सा आता है, किसी मनोवैज्ञानिक ने सिखा दिया उसको, वो उसका इस्तेमाल अच्छा करता है। जैसे गुस्सा आता है, डॉक्टर ने बताया कुछ नहीं करना है, 100 तक गिनना है, फिर जो मन में कर देना। सो सिंपल। तेज गुस्सा है 1, 2, 3, 4, अब जब तक 100 गिनता है गुस्सा खत्म हो जाता है। कितना सिंपल है। तो इतना ही सिखा दिया डॉक्टर ने कि जब भी गुस्सा है 100 तक गिनने के बाद करना जो भी करना हो। पर अब वो खुद ही समझ रहे हैं कि 100 तक गिनने की नौबत आती है, उसके पहले मामला दफा हो जाता है। तो ऐसे कुछ तरीके, गैप हो गया। दूसरा ऑटो सजेस्टिव मोड है, लाफ्टर है, मुन्ना भाई MBBS उसका एग्जाम्पल है। ऐसे कुछ तरीके बता दीजिए, हो जाएगा। और एक और तरीका होता है गुस्से के मामले में, जब आपको लगे कि गुस्से से दिमाग की नसें फटने वाली हैं और आपके हाथों कुछ खून वून हो जाएगा आज तो, सबसे आसान, हालांकि उस समय आसान लगता नहीं है लेकिन है आसान, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए। अगर लग रहा है कि मैं यहां रहा और ये भी रहा तो एक का खेत हो जाना तय है या जमींदोज हो जाना तय है। एक का जमींदोज समझते हैं, मतलब जमीन में गाड़ लेना। तो यदि किसी एक का जमींदोज या खेत हो जाना तय हो तो चुपचाप वहां से चले जाइए। एक है सांकेतिक अभिव्यक्ति करना। कुछ लोग क्या करते हैं,
2-2.5 साल के बच्चों से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। 2 से 2.5 साल के बच्चों का सबसे सामान्य व्यवहार है, गुस्सा बहुत तेज आता है, पर वो होते हैं चिंटू पिंटू। अगर गुस्सा कर दे अपने बाप पे कि पापा, एक झापड़ पड़ेगा, उड़ता हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको पता है गुस्सा करने का फायदा तो है नहीं, सिर्फ मैं ही पिटूंगा, नेट लॉस मेरा ही होने वाला है। तो बच्चे को ये पता है कि मेरी इमोशनल ताकत ज्यादा है, यानी मैं इतना प्यारा हूं, मैं इतना क्यूट सा हूं, छोटा सा हूं कि मैं उसका मिसयूज कर सकता हूं। अगर मैं गुस्सा करूंगा तो पिट जाऊंगा, उसका फायदा नहीं है। तो बच्चे क्या करने लगते हैं, जो बाद में बड़े होके भी लोग करते रहते कई बार। जैसे किसी बच्चे को नाराजगी, गुस्सा आ गया, वो क्या करेगा, वहां से दूर भागेगा, दीवार में या नीचे लेट के माथा ऐसे मारेगा 8-10 बार। कभी देखा आप लोगों ने ऐसा किया भी होगा? आप में से कितने लोगों को याद है कि आपने ऐसा किया हुआ है? जिनको याद भी है, हाँ बस, बाकियों को याद नहीं है। 2 ही तरह के लोग हैं, जिनको याद है और जिनको याद नहीं है। ऐसा आप में से एक भी नहीं होगा मेरे ख्याल से जिसने ऐसा, मतलब ऐसी कोई हरकत ना की हो। और जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं, जमीन पे लेट के पूरा ऐसे कट कट मारते हैं, कस कस के। अच्छा मारते ऐसे कि लगे नहीं ध्यान से, उनको अच्छे से पता है कि मारते हुए दिखना है, मारना नहीं है। और अगर वो मार रहा हो बच्चा, आपको उसको ठीक करना है, उसको देखिए मत, बस वो वहां जाके मार रहा है, आप इधर देखते रहिए, आपस में बात करने लग जाइए। तो वो 2 बार मारेगा, फिर देखेगा, उधर देखेगा। और जैसे ही उसको पता लगा नहीं देख रहे, चुपचाप उठ के झाड़ फोड़ के आ जाएगा, धूल झाड़ के अपने आप आके हेलो कर देगा। उसके बाद उसको पता है कि भाव नहीं है इस चीज का, सारा खेल तो भाव का और किस चीज का खेल है। कुछ लोग बड़े होने के बाद भी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाते, जो बार बार क्या बोलते हैं, खुदकुशी कर लूंगी, सुसाइड कर लूंगा, ब्लेड मेरे पास है, काट दूंगी। तो तरीका इनको मैनेज करने का भी वही है जो बच्चों का है, भाव नहीं देना है। कोई ऐसे करे, उधर देखो, काटो भाई काटो। किसने नहीं काटा आज तक? उसके बाद वो दिखा के ही काटेगा, और इतना ही काटेगा कि बच सके, क्योंकि ज्यादा कट गया तो फायदा उसको हो गया, क्यों काटेगा? तो सुसाइड की धमकी देने वाले 1000 में 999 झूठी धमकी देते हैं, एक आध सच्चा व्यक्ति होता है, और उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। क्या कर सकते हैं? ऐसा कभी हो जाए जीवन में हादसा कि आपको कोई पसंद करने वाला व्यक्ति, जिद्दी किस्म का व्यक्ति सुसाइड कर ले, तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं है, एक ही बात सोचनी है, सांसें कितनी है पहले से फिक्स है। इसमें कोई क्या कर सकता है? ईश्वर ने तय करके भेजा है, लेकिन उसके दबाव में अपनी सांसें कम मत करवा लेना। पता लगा सांस चलेगी, सांस आ गई बिना बात के, और वो झंझट ही झंझट। चलिए, मैं आपको केवल एक हिंट करके बताता हूं। जो मेंटलिस्ट होते हैं ना, बस अब जिसको समझ में आ गया समझ में, नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ समय के बाद इसको पब्लिकली रिवील करने की मेरी योजना है कि ये सब चीजें कैसे होती है। मैं भी केवल एक सेंटेंस का हिंट देके छोड़ रहा हूं। ए गुड मेंटलिस्ट इज बेसिकली ए गुड टेक्निकल हैंड। आपको आइडिया लग गया होगा। एंड आई विल एक्सप्लेन दिस थ्रू प्रॉपर वीडियो शॉर्ट्स इन सम टाइम, पूरा एक्सप्लेन करते हुए कैसे होता है पूरा खेल। इट हैज नथिंग टू डू विद योर माइंड रीडिंग, नथिंग। आपके दिमाग में आलू है या एप्पल है वो ये भी नहीं जान सकते। स्पेलिंग तो क्या जानेंगे, पासवर्ड तो क्या जानेंगे, कोई माई का लाल नहीं जान सकता इस पूरी दुनिया में। और अगर कोई पासवर्ड निकाल रहा है तो इसलिए कि वो टेक्निकली साउंड आदमी है। दैट्स इट। मैंने हिंट के नाम में पूरा सब कुछ ही बता दिया आपको। ये हिंट नहीं है, सब कुछ है। मैं तो बोल रहा हूं, मैं यहां भी बोल रहा हूं, मैं सीधे बोल रहा हूं। आप किसी मेंटलिस्ट को जानते हो, उसमें हिम्मत तो मेरा पासवर्ड निकाल दे। ओपन नहीं बोल रहा हूं, एकदम ओपन हो। जितने मेंटलिस्ट को आप जानते हैं सबको बोल दीजिए सर ऐसे बोल रहे थे, और वो जिस दिन करना चाहें, जहां करना चाहें, मैं आ जाऊंगा, मेरा पासवर्ड निकाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना सिंपल है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं साथ में कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसी कोई साइकिक पावर्स नहीं है कि मैं उनको कंट्रोल कर लूंगा। मुझे बस ये पता है कि वो कैसे निकालते हैं, तो नहीं निकाल पाएंगे। सिंपल, बस इतनी सी बात है।
क्या है? हाँ, मैं कर सकता हूं, पर मैं नहीं चाहता कि अफवाहें फैलाने में भूमिका मेरी हो। क्या क्या कर रहा है? अच्छा, कौन बताओ, कौन कर रहा है? आ जाओ, आओ, अभी आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अगर मैं इसके आगे बोलना नहीं चाह रहा हूं अभी, लेकिन आप करना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा, ये कह रहे मैं आगे आगे बैठ रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं तमाशा कैसे होता है। आप करना चाहेंगे ट्राई? नहीं, आप लोगों को तो मैं ही निकालूंगा पासवर्ड। आप मेरा क्या निकालोगे? पर मैंने पहले ही इतना शक पैदा कर दिया कि अभी निकालना संभव नहीं है। इस टाइम यह कोई मेंटलिस्ट आए, निकाल ही नहीं पाएगा। आप में से किसी का भी, मेरा छोड़िए, आप में से किसी का भी नहीं निकाल पाएगा, बिकॉज राइट नाउ यू आर इन ए सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग मोड, एंड व्हेन द ऑडियंस इज इन सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग मोड, नो मेंटलिस्ट कैन गेट द पासवर्ड ऑफ एनीवन। ये तभी होगा जब आप ह्यूरिस्टिक मोड में चले जाएंगे। और एक आखिरी हिंट दूं, अगर वो आपसे 15 मिनट बात कर रहा है कि अच्छे से चेक कर लो, पक्का तुम कुछ और सोच रहे हो, तुम दिमाग में कुछ चेंज करना चाह रहे हो, आप कह रहे हाँ कर दो, कितना भी कर लो, है ना, पहले सोच लो, फाइनल सोच लो, ठीक से सोच लो, मैंने लिख लिया है, चेंज करना है, चेंज करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, लो देखो, आप कहेंगे अरे यार सही निकाल दिया। वो जो 10 मिनट का खेल है वो सिर्फ खेल है, इट हैज नथिंग टू डू विद द ट्रिक। वो सिर्फ बातों में उलझा के आपको ह्यूरिस्टिक मोड में ले जा रहे हैं, नथिंग एल्स। इट हैज नथिंग टू डू विद योर पासवर्ड क्रैकिंग, नॉट एट ऑल। चलिए, साल बाद भी कहानियां चले कि बेटा आज से 100 साल पहले एक डीएम साहिब आई थी, यहाँ डीएम साहब आए थे, ये नाम था उनका। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इन चीजों पर गौर करें और अपने इमोशंस को भी विशेष रूप से किसी के दबाव में ना आए बिना मैनेज करें। मुझसे कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं जिसका नाम है PQ। ये आपके लिए शायद नई चीज होगी। सुना है PQ क्या होता है? नहीं सुना? तो P से बनते हैं 3 शब्द। एक शब्द बनता है परसिस्टेंस, और ये आमतौर पर इसी रूप में चलता भी है, परसिस्टेंस कोशिएंट। लेकिन परसिस्टेंस की जो बड़ी बहन है या जो बड़ा भाई है, वो यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी है, उसको बोलते हैं परजीवियरेंस। परजीवियरेंस। और इन दोनों की सबसे छोटी बहन जो काफी छोटी है लेकिन वो भी उस घर का हिस्सा है, वो भी P से है, उसको बोलते हैं पेशेंस। वैसे ये चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा बनती हैं, पर एक विशेष फोकस इस पर देने की जरूरत है। विशेष रूप से अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई छोटा मोटा एग्जाम होता ना तो शायद बहुत दिक्कत ना होती, पर आपने जो युद्ध चुना है वो युद्ध बड़ा युद्ध है। अगर युद्ध पड़ोस की गली के किसी से होता तो बात अलग थी। ये सिकंदर का भारत में आने जैसा युद्ध है। सिकंदर के हारने की या भारत से लौटने की असली वजह क्या है, बड़ी डिबेट्स हैं। मेरे ख्याल से उसकी बड़ी वजह है कि उसकी सेना परजीवियरेंस खो चुकी थी अपना, और सेना अगर परजीवियरेंस खो चुकी है तो अब युद्ध लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। सबसे बड़ा संकट ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? परसिस्टेंस का बेसिक मतलब होता है कि लगातार निरंतर प्रयास करते रहना। ये जो निरंतरता वाला तत्व है, अब मैं 1-2 मनोविज्ञान की बातें बताता हूं, आप लोग ऐसा फील करते होंगे। जैसे आप लोग देखो, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो घर से आए हैं इसलिए कि उनके पेरेंट्स ने लात मार के भेजा है कि चौधरी का बेटा आईएएस बन गया, तू नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, जा आईएएस बन गया। आप में से 2, 4, 5 ऐसे होंगे, हाथ खड़ा करें या ना करें, लेकिन मैं भावना समझ सकता हूं आप लोगों की। फिर भी बताओ कौन कौन है जब ऐसे भेजा गया है, मतलब थप्पड़ मार के नहीं लेकिन डांट के ही बेशक,
देखो वो कह रही है कि ये भेजा गया, हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। 4-5 बच्चे ऐसे इशारा कर रहे हैं, यही है वो, यही है वो बच्चा, ऐसे भेजा गया। हाँ कह रहे हैं हाँ सर ऐसे भेजा गया, कोई बात नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए मोटिवेशन बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। हो सकता है कि आपको 2-4 महीने पढ़ते पढ़ते लगे यार बड़ी मजेदार पढ़ाई है, और मजा ही आने लग जाए, ऐसा भी होता है कभी कभी। हिंदी फिल्मों में क्या होता है, शादी जबरदस्ती हो गई, विरोध है, धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, और फिर वो वैसी वाली जो फिल्में होती है ना, जो बहुत धार्मिक भाव से बनाई जाती हैं कि कैसे अपरिचित लोग मिलके फिर ठीक हो जाते हैं, उस थीम से। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आईएएस की तैयारी करने नहीं आए हैं, आईएएस की तैयारी के बहाने से दिल्ली आए हैं, क्योंकि छोटे शहर और गांव में स्कोप कम रहता है, दिल्ली में स्कोप ज्यादा है। अच्छा, जितना है उससे ज्यादा का शोर है। जैसे भारत के लोगों को लगता है कि यूरोप में तो कुछ है ही नहीं दिक्कत, जाओ और कोई दिक्कत ही नहीं है वहां। तो ऐसा नहीं है, वहां भी समाज है, और वो भी समाज वैसे ही काम करते हैं जैसे हर समाज काम करता है। कई लोगों के मन में धारणा होती है अमेरिका में तो एकदम खुला खेल फरूखाबादी है, जाओ वहां लोग तैयार वेट कर रहे होते हैं, कोई प्रेम करने के लिए आएगा हमसे। ऐसी धारणा है लोगों के मन में, एक भरा पूरा समाज है उनका, ये मंडी नहीं है, मजाक नहीं है। ऐसे दिल्ली को लेके ऐसी गफलत लोगों के मन में, दिल्ली और बॉम्बे को लेके, बॉम्बे में तो अरे जन्नत है जन्नत, दिल्ली भी छोटा जन्नत तो है ही। तो कई लोग इस चक्कर में आते हैं कि यार, और पेरेंट्स को कैसे समझाएं, तो सीरियस 4 दिन किताब पढ़ के बोलते पापा सोच रहा हूं कि आईएएस बन जाता हूं। अच्छा, पापा को लगता है हमारे 7 पुश्तों से सपना चला रहा है ये वाला। फाइनली किसी बच्चे ने अपनी ओर से ये बात कही है, तो मैं जान लगा दूंगा अपने बच्चे के लिए, लेकिन बेटा चिंता ना कर, तू जा जल्दी, मैं देखता हूं। और बच्चा अपने ही मन में आंख मारता है कि बहला दिया, और फिर तुरंत दोस्त को मैसेज करते कि मैंने तो सेट कर लिया, तू भी सेट कर ले पापा को, फिर अपन चलेंगे दिल्ली, वहां कोई देखने वाला नहीं होगा, या दिल्ली चल के ही कुछ देख लेंगे, ऐसा क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, स्वाभाविक है, ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत आग लेके आए होंगे कि यार मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, आईएएस तो बनना ही बनना है। ऐसे कितने लोग हाथ खड़ा करें? हाँ, तो आईएएस बनने की संभावना आप लोगों में ज्यादा है जिनके अंदर ऐसा एक मोटिवेशन की आग इस तरह की है कि हाँ बनना है। क्योंकि लंबा एग्जाम है ना, ये बहुत आसानी से नहीं होता है, इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड तो रहना ही पड़ता है, उसके बिना तो कोई चारा है ही नहीं। लेकिन अब आप जो लोग हैं उनके साथ क्या होता होगा, अब मैं उस पर आ रहा हूं। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके मन में अचानक शाम को आता हो, कुछ देख लिया सीन, कोई आईएएस बना है, गली से निकला, खूब लोग ढिंडोरा मतलब डांस कर रहे हैं उसके आगे पीछे, भैया 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 दीदी दीदी कर रहे हैं, आप साथ से निकले, किसी ने धक्का दे दिया आपको, और आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। और इनको देखो मेला लगा हुआ है इनके आसपास, तो किससे पूछा आपने क्या मिला है भाई, किसने बताया कि आईपीएस बने इस बार, आईपीएस। अब तो लगा अच्छा तो हम भी बनेंगे अब तो, अगर आईपीएस बनने से इतना सम्मान मिलता है तो हम भी बनेंगे। ये एक मोटिव आपको मिल गया, एक ड्राइव आपको मिल गई। कभी कभी क्या होता है कि आप के पेरेंट्स ने कहा बेटा एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया पड़ोस के आदमी ने, और तेरा भी नाम लिखवा दिया उसमें, कचहरी में आना है। आप वहां गए, आप कह रहे हैं कि सर मैं दिल्ली में था उस समय, और मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, पुलिस वाले ने झापड़ मार दिया कि तेरे जैसे रोज आते 36 यहां पर। फिर आपने यूं नजर उठा के देखा उसको, आपने कहा बस 2 साल और देख ले भाई, फिर आ रहा हूं, फिर दिखाऊंगा तेरे को मैं क्या चीज हूं। अपनी भाषा में मैं क्या चीज हूं तब तो ये दिखाऊंगा। एक ड्राइव मिल गई, मोटिव मिल गया है कि आईपीएस नहीं बनना है, इसको दिखाना है। लेकिन क्या होता है कि ऐसी चीजों से आपको ना 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन तक जोश रहता है, बहुत जोश। वहां से लौटे हैं, रास्ते में ही आप 4 प्रीलिम्स मेंस हो जाए, रास्ते में ही
क्योंकि आपका मूड उस समय ऐसा होता है कि आईपीएस बनूंगा, एनकाउंटर करूंगा इसका, ऐसा मन में भाव आने लगता है। घर पहुंचे एकदम एकदम उस समय माथा गर्म है। दोस्तों ने कहा फिल्म की टिकट ली हुई है, चलोगे? आपने कहा पिट जाएगा इस समय, भाई यहां से, फिल्म देखने आए हम दिल्ली में, पढ़ाई करने के लिए आए हैं। वो सारे दोस्त अवाक कि ये बोल रहा है। और आपने सबको हटाया वहां से, रूम से निकाला, कागज पर निकाला, टाइम टेबल बनाया। 5 AM टू गेट अप, 5:15 to 8:45 स्टडीज, 8:45 to 9 ब्रेकफास्ट, 9 to 2 स्टडीज, 2 to 2:15 लंच, 2:15 to 3 स्टडीज, 3 o'clock क्लास, 5:30 पे क्लास खत्म, 5:30 से 6 तक दो चार बातचीत, फिर घर आना, 6 to नाइट 2 स्टडीज या 12 बजे, और 12 बजे सोना है, 5 बजे उठ जाना है। और फिर देखा, काउंट किया, दिन के 16 घंटे हो गए। अरे बोला ठीक है, पहले हफ्ते में नहीं हो रहे थे, तो दिन में होने लग गए इतने। अच्छी फीलिंग आ रही है, फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है। और उसके बाद एक दोस्त आए कि भाई सब ठीक तो? उसने ठीक भी नहीं, कल से यहां तपस्या होगी, कल से नहीं आज से होगी, आज ही रात से शुरू होगा, डिनर के बाद से शेड्यूल शुरू होगा, और तेरा भाई आईएएस बनेगा, पहले अटेम्प्ट में इसी साल बनेगा। कुछ दोस्त दबाव में आ जाते हैं, कुछ को आइडिया होता है, तो फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं। आमतौर पर 6-8 घंटे में मामला सेट हो जाता है, कभी कभी 1-2 दिन चल जाता है। अगर ज्यादा गंभीर चोट लगी हो दिल पे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलता है। फिर आप समझ जाते हैं कि आपकी बस की बात है नहीं, और फिर आप चौथे दिन वैसे ही वापस हो जाते हैं जैसे आप मूल रूप में थे। ये जो चीज है, इसको बोलते हैं कि आग तो बहुत अंदर है, लेकिन आग लगी हुई है पूरे जोर से, फुल वॉल्यूम पे आग लगी हुई है। और अगर फुल वॉल्यूम पे आग लगी है तो दूर तक चलेगी नहीं, जल्दी गैस खत्म हो जाएगी। इसे यूं समझे, कभी आपको गुस्सा आता हो, बहुत तेज गुस्सा, कभी तो आता ही होगा। अगर गुस्सा बहुत तेज आया है तो कितने समय तक चलेगा? आप बहुत लंबे समय तक बहुत तेज गुस्सा नहीं कर सकते। बहुत तेज गुस्सा कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट खत्म हो जाएगा, और उस सेकंड या मिनट में कुछ ऐसा कर देंगे जिसका असर जिंदगी भर रहेगा। किसी को ऐसा बोल दें, उस समय कोई दोस्त आ गया आपके पास कि यार 10 रुपए मिल जाएंगे, और आप चरम गुस्से में हैं, अब मैं भिखारी है क्या, जब देखो पैसे मिल जाएंगे, भिखारी कहेंगे, भाग ऐसे। अब जो उसके दिल पे चोट लग गई है ना, अब जिंदगी भर वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा आपके साथ। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना इमोशनल इंटेलिजेंस से बहुत जरूरी है। यूपीएससी ने सवाल पूछा, गुस्से पर पूछा सवाल यूपीएससी ने। अगर गुस्सा आपको कंट्रोल करता है तो कुछ ना कुछ ऐसा आप कर बैठेंगे जो जिंदगी भर नुकसान करेगा। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है, मैं भी क्लास में समझाता हूं, कि जब गुस्सा आए ना तो गुस्से से बात करो कि भैया मैं तेरे चाहने से गुस्सा नहीं होऊंगा, अपने चाहने से होऊंगा। कितना गुस्सा करना है, कब करना है, कहां एक्सप्रेस करना है, मैं तय करूंगा, गुस्सा तय नहीं करेगा, या कोई दूसरा व्यक्ति जो गुस्सा दिला रहा है वो तय नहीं करेगा। इतना कंट्रोल सीखना है हमें। परसिस्टेंस का मतलब है कि ऐसी आग नहीं चाहिए जो रात को लगी सुबह तक बुझ गई, वो आग नहीं चाहिए। एक निरंतर चलने वाली आग चाहिए, जिसको बोलते हैं धीमी आंच पे जो खाना पकता है ना, उसका स्वाद अलग होता है। धीमी आंच चाहिए, लगातार जलने वाली आंच चाहिए। 2 साल तक लगातार आपके मन में यह भाव रह सके कि भाई 10 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे, मतलब मेरे ख्याल से अगर आप क्लास के साथ 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कि भाई आज 9 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, और अगर 9 घंटे पढ़ाई नहीं हुई तो ये गलत हो गया, और आज 1 घंटा कम पढ़ा हूं, कल 1 घंटा ज्यादा पढ़ूंगा, हिसाब बराबर करना होगा।
और ये आग 2 घंटे 4 घंटे नहीं, लगातार लगी रहे, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस, इसको बोलते हैं परजीवियरेंस। परजीवियरेंस थोड़ा सा और गंभीर बात होती है, इसमें दृढ़ता शामिल हो जाती है, मजबूत इच्छा शक्ति शामिल हो जाती है। पेशेंस का मतलब है कि बहुत लंबे समय बाद शायद सफल होंगे, लेकिन उतने समय तक पेशेंस बना के रखनी है, धैर्य बना के रखना है। ये तुरंत मिलने वाले फल नहीं है, लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं है कि फल नीचे टंगे हुए हैं उसलिए खा लिया, ऐसा नहीं। बहुत ऊंचे टंगे हुए फल हैं, समय लगता है। ये वो वृक्ष है कि 3-4 साल तक पानी देते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, उसके बाद अचानक तना बड़ा होगा। कबीरदास ने कितनी बढ़िया बात कही कि हड़बड़ी में मत सोचना कि तुरंत चीजें मिल जाएंगी। वो कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। ऋतु आने से पहले फल नहीं निकलेंगे। और यदि 1.5, 2 साल, 2.5 साल की तैयारी गंभीर करनी पड़ती है तो उतनी पेशेंस चाहिए। ये नहीं कि मर ने पानी डाला फिर दिखाया कि नहीं आया, फिर निकला ही नहीं यार, पानी सुबह डाल दिया था। सूरदास ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, बहुत ही प्यारी कविता है। भगवान कृष्ण को आप जानते हैं, जब वो छोटे बच्चे बहुत नटखट हैं, उनकी माँ बड़ी परेशान रहती है इस बात से। सारी मम्मियां परेशान रहती हैं तो उनकी मम्मी परेशान रहती थी। तो यशोदा मैया के सामने संकट ये है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, और बच्चे ऐसे ही चंट होते हैं, आपको पता है। उनसे बोलो दूध पी रहे, मुंह बनाते हैं अजीब सा, कैंपा कोला देखते ही लपलपाने लगते हैं जीभ, लेकिन दूध देखते उनका मन खराब होने लगता है। तो माताएं बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुछ कुछ झूठ बोल देती हैं कि दूध पीने से तुम हट्टे कट्टे हो जाओगे, तो दूध पीने से तुम बड़े हो जाओगे, दूध पीने से तुम्हारी मूछें आ जाएंगी, दूध पीने से ये हो जाएगा। तो बच्चा इसी ताक में दूध पीता है कि कुछ बड़ा हो जाएगा। तो एक बार कृष्ण दोस्तों के साथ खेल रहे थे, सबकी चोटी थी, इनकी चोटी नहीं थी। तो कृष्ण ने मम्मी से कहा, मेरी चोटी नहीं है। तो ये मम्मी को लगा ठीक मौका है। मम्मी ने कहा, दूध ही नहीं पीता, चोटी कैसे बढ़ेगी? मम्मी ऐसे ही करती है, इसी बहाने बच्चे को कुछ अच्छा सिखा देती है। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो दूध पीऊंगा मैं। तो मम्मी ने गिलास भर के दूध दिया, दूध पी लिया। अब बच्चा तो बच्चा है, गिलास भर दूध पिए, उसके बाहर जाके चोटी नपवा रहा है अपनी। देखो भाई नापो, नहीं बढ़ी। 1-2 दिन हो गए, फिर माँ के पास गया। तब कृष्ण माँ से क्या कह रहे हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कि माँ चोटी कब बड़ी होगी? कितनी बार मोहि दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार मैंने दूध पी लिया तुम्हारे चक्कर में ये अभी भी छोटी की छोटी है। तो अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ा, फिल्म हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे मत कीजिएगा। ये कौन से वाला मामला है? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसको अपना मूल मंत्र बना लीजिए। मैं तो कभी कभी व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस में इसी को ले देता हूँ, क्योंकि मुझे जीवन में जिन 8-10 कविताओं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया उनमें से एक ये है कि हड़बड़ी नहीं करनी है, और जो आप जिसके आप हकदार हैं मिल ही जाएगा, बस थोड़ा सा तपस्या तो कर लीजिए ठीक तरीके से, क्यों नहीं मिलेगा। और जब मैं इस मामले में सोचता हूं तो मुझे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति इस दुनिया में लगते हैं महात्मा गांधी। सबसे प्रभावशाली। सोच के देखिए उनका जीवन। भगवान राम की जिंदगी देखेंगे, वनवास वाली पूरी कहानी, तो वो भी आपको ऐसा नजर आएगा। और महात्मा गांधी के साथ भी देखिए। 1915 के आसपास वो व्यक्ति सफल होकर, ब्रिटेन से पढ़ा हुआ है, बैरिस्टर है, साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट किया, वहां सफल हो गए। अब तो पढ़ चुके आधुनिक भारत में, भारत में आ गया है। वहां सफलता का स्वाद भी उनको लगा हुआ है। उनको भरोसा है कि यहां कुछ हो जाएगा। उम्र उनकी उस समय 45 साल के आसपास है, यानी व्यक्ति मैच्योर भी है। ऐसा नहीं कि वो बचपना कर रहा है, एक मैच्योर एज में भारत पहुंचे हैं। और उनका तरीका बड़ा ठीक है, जो भी राहुल गांधी हासिल करते हुए दिख रहे हैं, कि भारत के लिए कुछ करने से पहले भारत को जानना जरूरी है। तो पूरे भारत को पहले समझा उन्होंने, यात्राएं की, देखा, फिर 2-3 छोटे छोटे मूवमेंट्स किए, चंपारण वगैरह किया, एक जिसको बोलेंगे नेट प्रैक्टिस भी कर ली कि अब मैं इस समाज के मिजाज को समझ पा रहा हूं,
अब कुछ बड़ा करेंगे। और वहां से खिलाफत को अगर न भी केंद्र में रखें, असहयोग आंदोलन हम कह सकते हैं कि बड़ा एक उनका प्रयास है। और उनके मन में ऐसा महसूस उनको हो गया है कि बहुत मुश्किल नहीं है, अंग्रेज सत्ता इसलिए चल पा रही है क्योंकि भारतीयों का मौन सहयोग मिला हुआ है। अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो कहां से चलेंगे, तो असहयोग करते हैं। और उनके मन में है कि अगर ठीक से असहयोग कर दिया तो एक आध साल होते होते शायद चीजें पलट जाएंगी। जो व्यक्ति 1918-19 में इस भाव में है, उसने एक आंदोलन किया बड़ा। उस आंदोलन में कुछ चीजें ऐसी हो गई जो एक हत्याकांड हम बोलते हैं, चोरी चोरा वाला, वो हुआ। आंदोलन वापस लिया। जनता का मिजाज नहीं समझ में आ रहा उतना, लोग गुस्सा हो जाते हैं बार बार, अहिंसा छूटती है। और उनकी धारणा है कि अहिंसा के बिना आंदोलन चल नहीं पाएगा। फिर 10 साल की पेशेंस, और उसके बाद 1929-30 में फिर एक बड़ा आंदोलन, फिर फेलियर, फिर 12 साल की लंबी प्रतीक्षा, उसके बाद फिर एक बड़ा आंदोलन 1942 में, उसके बाद भी सफलता नहीं। और उसके बाद दुनिया भर की परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ यहाँ की स्थितियों का बदलना, और 47 में आजादी मिलना, वो भी वैसे नहीं मिलना जैसे चाह रहे थे। आप समझ रहे हैं, आप तो 2-2.5 साल के स्ट्रगल को लेकर परेशान हैं। ये आदमी 1915 से 1947 तक 32 साल तक स्ट्रगल कर रहा है, और अकेले नहीं कर रहा है। आपको तो अकेले कर रही है, इसको पूरे देश को साथ लेके चलना है, देश से स्ट्रगल करवानी है। कितनी बार जब हारते होंगे, एक आंदोलन फेल होता होगा, कितनी गालियां पड़ती होंगी, अपने ऊपर सवाल खड़े होते होंगे मन में कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमारा तो एक प्रीलिम्स बिगड़ जाता है, हमें लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इन्हें तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब बिगड़ता था बार बार। और उसी प्रोसेस में उनके अपने बच्चे उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए। उनका एक बेटा हिंदू धर्म छोड़ देता है। इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए ये आदमी लगातार एक भरोसा खुद पे बनाए रखते हुए, सब पे बनाए रखते हुए अगर यहां तक पहुंचता है। इसलिए महात्मा गांधी में इमोशनल इंटेलिजेंस तो कमाल की थी ही। मेरे ख्याल से जो चीज उनको सबसे बड़ा बनाती है वो है परसिवियरेंस। और इसका सरल मतलब क्या है? उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा और अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ उस तरफ बढ़ता रहूंगा। और अंत में क्यों सफल नहीं होऊंगा भाई, क्यों नहीं होऊंगा सफल? ये तेवर चाहिए। और आपसे मैं कह रहा हूं 2 साल की लड़ाई है, बीच बीच में ऐसे क्षण आएंगे। जिस दिन ऐसा हो ना कि एक दिन नहीं पढ़ पाए, उसकी भरपाई अगले दिन हो जानी चाहिए। हाँ, आप लोग जिस उम्र में हैं ठीक है, महीने में 30 दिन में 3-4 दिन ऐसे आएंगे कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, सामान्य बात है। कभी घर जाना पड़ गया, कभी घर से कोई आ गया, कभी किसी दोस्त की तबीयत खराब हो गई। पत्थर मत बन जाना कि दोस्त की तबीयत खराब है कि यार मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप कह रहे मेरे 3 घंटे बचे पढ़ने में, पढ़ा रहे आराम से। ऐसी पढ़ाई काम की नहीं है, उस दिन छोड़ दो पढ़ाई। महीने में 3-4-5 दिन ऐसे आएंगे जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, गोली मारो उस दिन। 25 दिन 10-10 घंटे पढ़ लीजिए, 250 घंटे हो गए। पूरे महीने की एवरेज से निकालेंगे तो 8 घंटे की एवरेज आ जाएगी। या 25 दिन 12 घंटे पढ़े, 300 हो गए, 10 घंटे की एवरेज हो गई महीने की। आप मान के चलिए कि महीने में 25 दिन ही अंततः आपके हाथ में है, 3-4-5 दिन तो हाथ से निकल ही जाएंगे। पत्थर मत बन जाना उस चक्कर में कि माँ कह रही है कि बेटा बहुत दिन से मिले नहीं, एक दिन के लिए आ जा। आप कह रहे हैं माँ सर ने कहा था रोज 10 घंटे, माँ 3 दिन आऊंगा, 30 घंटे जोड़ के करना पड़ेगा, पूरा महीना निकल जाएगा। तो माँ समझ लो कि मैं भगवान राम की तरह वनवास पे हूं, डिस्टर्ब मत करो माँ, एकदम डिस्टर्ब मत करो, आप बहुत परेशान करती हो माँ। उधर से माँ की आंख से आंसू बह रहे हैं। ये ड्रामा मत करना, है ना। सफलता थोड़ी सी लेट मिले ठीक है, सबके साथ मिले ये जरूरी है। सबका दिल दुखा के मिले उसकी कोई कीमत नहीं है। बाद में आप खुद समझेंगे कि कुछ बचेगा ही नहीं। आईएएस बन जाएंगे, उससे कोई पूछेगा ही नहीं, बस सारे वही पूछेंगे जो आपकी ताकत से डरते हैं।
कि आईएएस से सब सलाम ठोकेंगे? मन में क्या आवाज आ रही है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर सलाम ठोकते हुए मन कर रहे हैं इसके लिए मैं जान दे सकता हूं, तो मजा है। और यह है कि बेटा कुर्सी से उतर एक बार, तब बताऊंगा। सलाम तो मिल रहा है लेकिन वैल्यू नहीं है उसकी। अंतिम बात जो आजकल एक नया शब्द चल पड़ा है, हो सके तो इस पर अभी से थोड़ा सा सोचना शुरू कर दीजिए, और ना हो तो आईएएस बनने के बाद सोच लीजिएगा। इसके लिए बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी कोशिएंट। आजकल स्कूल वगैरह में इसको सिखाने की परंपरा शुरू हुई है, बहुत सारे स्कूल्स में आजकल इसकी बात होती है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे पूजा पाठ करने के लिए कह रहा हूं कि आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्पिरिचुअल होने का बहुत सरल सा मतलब पता है क्या है? दो चीजों से कनेक्टेड रहना, एक अपने आप से और एक संसार से। कनेक्शन दो चीजों के साथ रखना है तो फिर तैयारी क्या और जीवन क्या, सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक सेल्फ के साथ और एक इस दुनिया के साथ कैसे रखना है। कई बार क्या होता है कि हम चकाचौंध में ना अपने आप को भूल जाते हैं, खुद से ही बात नहीं कर पाते। और जितना जरूरी है दूसरों से बात करना, उतना ही जरूरी है खुद से बात करना। तो दिन में 10-15 मिनट ना अपने लिए रखना है, जिसको आजकल लोग मी टाइम कहने लग गए हैं। खुद से बात करनी। जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से मुलाकात कर ली। खुद से मुलाकात करनी है। खुद से मुलाकात करने के 2-3 तरीके अच्छे होते हैं। जो तरीका मुझे पसंद है, अकेले सैर पे निकल जाइए, और सैर पे झुंड साथ लेके मत चलिए। नेताजी नहीं बनना है कि आप निकले, पीछे जो 5 फॉलोवर्स आ रहे, भैया भैया भैया, आपको मजा आ रहा है कि सब भैया बोल रहे हैं, सब दीदी बोल रहे हैं। ये ड्रामा नहीं करना है। अकेले। और अकेले आजकल की पीढ़ी में क्या अकेले चलते हैं, फोन यह है, 2 कान में टोपे लगाए और उसके अंदर गाने चल रहे हैं। वो नहीं, वो तो शोर आपके साथ चल रहा है ना, वो शोर नहीं चाहिए। कुछ नहीं लेके चल रहा है। मोबाइल फोन है भी तो उसको यूज नहीं करना है, रखिए सिक्योरिटी के लिए, कहीं कुछ दिक्कत हो जाए। अकेले टहलते रहिए 15 मिनट, आधा घंटा, फिजिकली फिट रहेंगे एक तो। और आप पाएंगे जब आप अकेले टहलेंगे बहुत सारे विचार आने लगेंगे, आत्ममंथन होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा। बेशक इतना ही हो कि कल मैंने जितनी पढ़ाई की काफी थी या नहीं थी, और क्या पढ़ सकता था, या ये जो मुद्दा चल रहा है उस पर क्या क्या आर्गुमेंट्स मैं सोच पा रहा हूं। एक आर्गुमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और विपक्ष में ये सोच पा रहा हूं कुछ और भी होना चाहिए, घर जाके देखता हूं। या फिर ये कि कल मैंने जिस तरीके से उससे बात की वो शायद ठीक नहीं की, और इतना भी क्या अहंकार, गलती हो गई तो माफी मांग लेता हूं। बोलना खराब लगता है, मैसेज कर देता हूं। खट से फोन निकाला, उसको मैसेज किया, भाई कल मैंने शायद गलत बोल दिया, माफी चाहता हूं। और जब आप माफी मांगेंगे ना, आप पाएंगे कि आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा उसके बाद, और जिससे माफी मांगी है उसका भी दिल हल्का हो जाएगा, और वो कायदे का इंसान होगा, तुरंत माफ करेगा और भाग के आएगा आपके पास, क्योंकि वो भी बोझ क्यों रखना चाहेगा दिल पे भाई। एक छोटी सी बात में, दुनिया की अधिकांश झंझट सिर्फ इसलिए है कि जिसको गलती मान लेनी चाहिए गलती मानता नहीं है। मान लो छोटी सी गलती अगर हुई है ईमानदारी से, तो मान लो, क्या दिक्कत है। अपने आप को बहुत तोप नहीं समझना है कि जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। क्यों होती है? तुम रेलवे के गार्ड हो क्या? तुम मतलब पुलिस वाले हो जो लाइन शुरू होती है वहां से? क्यों शुरू होगी भाई? तुम, हम लाइन के बीच में खड़े हैं, हमसे आगे भी हैं, हमसे पीछे भी हैं, हम बीच में हैं। और सच बात तो ये कि हम सब बीच में ही हैं। आप कितने भी सफल हो जाएं, इस दुनिया में कुछ लोग आपसे आगे ही रहेंगे, कितना भी जोर लगा लीजिए। आप उद्यमी बने और आप सोचे कि मैं जेफ बेजोस को हराऊंगा, मैं एलोन मस्क को हराऊंगा, हो सकता है ऐसा कर लें 2-4-5 दिनों के लिए, फिर कोई ना कोई आगे निकल जाएगा। उसमें तो वही हाल होता है, हर 4 दिन में कोई आगे निकल जाता है। कितने ताकतवर हो जाएंगे, मतलब जितने भी ताकतवर होंगे, आप देश के पीएम बन जाएंगे, पर पूरी दुनिया तो आपके कंट्रोल में नहीं आ जाएगी ना। उसके बाद भी कोई आपसे ताकतवर होगा ही होगा। और आप कितने भी कमजोर हों, आपसे कमजोर बहुत लोग दुनिया में रहेंगे ही रहेंगे।
क्योंकि दुनिया एक सातत्य है, कॉन्टिन्यूम है, जिसका एक हिस्सा आप हैं। हम समुद्र की बूंद की तरह हैं, हम समुद्र नहीं। और जब हम खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं ना, हमें लगता है कि मतलब मैं तो बारूद हूं, जलूंगा तो पता नहीं क्या कर दूंगा। कुछ नहीं होता। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में सच बात यह है कि हमारी हैसियत है नहीं कुछ भी, धूल के कण के बराबर है। हाँ, एक जीवन है, उस जीवन को अच्छे से गुजारना चाहिए। और जीवन को अच्छे से गुजारने में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है। और यदि मैं कहीं गलत हूं तो उस गलती का परिष्करण होना चाहिए, ईमानदारी से स्वीकार लेना चाहिए कि हाँ गलती हुई, इसे ठीक करूंगा। अगर अकेले सैर ना हो पाए, डायरी लिखिए। डायरी बड़ा अच्छा तरीका है। तो डायरी में ईमानदारी से अपनी कमियां लिखिए। और दूसरी चीज, इस पूरे संसार के साथ एक लिंक अपना महसूस कीजिए। ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर से कर लीजिए, ईश्वर को नहीं मानते हैं या किसी और धारणा को मानते हैं उससे कर लीजिए, नहीं तो पूरी सृष्टि से, पूरी प्रकृति से, पूरे ब्रह्मांड से। ये कनेक्शन कैसे होता है? हमेशा ये ना लगे कि ये मैं हूं, ये वो है। ये फील हो कि इस पूरे संसार का एक हिस्सा मैं भी हूं, और यहां कुछ भी बुरा है तो उसमें मेरी भी हिस्सेदारी है। मसलन आप सड़क पे जा रहे हैं, एक बच्चा किसी पशु को पत्थर मार रहा है। आप सोच सकते हैं कि मुझे क्या मतलब है, मैनू की। पर आप ये भी सोच सकते हैं कि आप उस बच्चे को समझाएं कि बिना बात के क्यों परेशान कर रहे हो उसको, क्या जरूरत है परेशान करने की। वो पशु थैंक यू बोलने नहीं आ सकता, उसको समझ भी नहीं आएगा कि आपने क्या किया उसके लिए। और थैंक यू या एहसान किया, इसके शुक्रिया के लालच में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू है भी नहीं। कुछ अच्छा करने की वैल्यू तभी है जब आप इस भाव से नहीं करते कि इसका जवाब क्या मिलेगा, प्रतिक्रिया में क्या मिलेगा। छोटी सी बात आप कहते कि बेटा उसको भी दर्द होता है, क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हें कोई मारे कैसा लगेगा, मत मारो। इस पूरे संसार के हर प्राणी के साथ एक हल्का सा कनेक्शन महसूस करना, और आप पाएंगे जैसे ही आपको ये होने लगेगा ना, जिंदगी के बोझ बहुत कम हो जाएंगे। और आप पाएंगे कि भाई एक संसार है, मैं उसमें हूं, मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं, ईमानदारी से निभाऊंगा, सफल होने की हर पुरजोर कोशिश करूंगा। लेकिन ये ब्रह्मांड सिर्फ मैं नहीं हूं, लाखों करोड़ों लोग हैं, सबकी अपनी कहानी है, अपनी जिंदगियां हैं। और जब इस माइंडसेट से जिएंगे तो सफलताएं आपको जमीन से उठा नहीं देंगी, विफलताएं आपके जमीन, नीचे की जमीन को खींच नहीं लेंगे। पैर टिके रहेंगे जमीन पर, सफलता में भी और विफलता में पैर उखड़ेंगे नहीं। और आप देखेंगे सफल से सफल व्यक्ति अगर अहंकारी हो, आपके मन में विरोध का भाव आता है, उसको लेकर वैपरीत्य का भाव आता है, नाराजगी का भाव, हिकारत का भाव आता है। मजा तब है जब आप बेहद सफल हो और उतने ही विनम्र हो, उतने ही ग्राउंडेड हो, उतने ही जमीन पर हो। और जमीन पर तभी रहेंगे जब आपको ये एहसास हो कि जितना अच्छा मैं हूं, मुझसे अच्छे अच्छे हजारों लोग इस दुनिया में हैं, और ये दुनिया सिर्फ मेरे बलबूते नहीं चलती है, बहुत लोग हैं, सबके योगदान से चलती है, मैं तो उनमें से एक हूं। चलिए, प्रवचन तो समाप्त हो गया, मैं फिर से कभी आ जाऊंगा। आज मैं निकल रहा हूं, मुझे निकलने दीजिए आराम से, ठीक है? कभी भी आ जाऊंगा। चलिए, धन्यवाद बहुत धन्यवाद। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां उसकी मर्जी से चले, लोग उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें और भविष्य वैसा ही बने जैसा उसने सोच रखा है। लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपनी धारा में बहता है, और जो इस धारा के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे केवल पीड़ा मिलती है। यही कारण है कि यह वाक्य इतना गहरा है, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम छोड़ते हो वैसे ही तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाता है और जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। पकड़ने का स्वभाव ही असुरक्षा से आता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो
तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन असल में उल्टा होता है, जितना हम पकड़ते हैं उतना ही चीजें टूटती हैं, और जितना हम छोड़ते हैं उतना ही सब कुछ सहज और संतुलित हो जाता है। ये ऐसे है जैसे किसी फूल को कसकर पकड़ लो तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी, लेकिन अगर उसे हल्के से छोड़ दो तो वो अपनी पूरी खूबसूरती से खिला रहेगा। जीवन भी ऐसा ही है, जब हम छोड़ते हैं तो जीवन खिलता है। ये समझना जरूरी है कि छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है। छोड़ना मतलब है जीवन को उसके स्वभाव के अनुसार चलने देना। ये विश्वास करना कि अस्तित्व तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। हार मानना निष्क्रियता है, लेकिन छोड़ना सक्रिय विश्वास है। ये भरोसा करना है कि अगर मैंने पकड़ छोड़ी तो जीवन मुझे संभाल लेगा। यही भरोसा हमें गहरी शांति देता है। जब हम छोड़ना नहीं जानते तो हम चिंता में जीते हैं। हम हर समय ये सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी योजना सफल होगी या नहीं, और ये चिंता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं अब मैं छोड़ देता हूं, वैसे ही हमारा मन हल्का हो जाता है। छोड़ना हमें चिंता से मुक्त करता है, और जब चिंता समाप्त होती है तब भीतर शांति और मौन का जन्म होता है। यही मौन हमें सबसे बड़ी शक्ति देता है। छोड़ना हमें प्रेम में भी गहराई देता है। जब हम किसी को पकड़ कर रखना चाहते हैं तो प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं और सामने वाले को स्वतंत्रता देते हैं तभी प्रेम अपनी असली गहराई में खिलता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। अगर उसमें स्वामित्व और पकड़ है तो वह प्रेम नहीं है, वह कैद है, और कैद कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए जो सचमुच प्रेम करना जानता है वही छोड़ना जानता है, और वही अनुभव करता है कि जब तुम छोड़ते हो तब प्रेम अपने आप लौट आता है और पहले से भी गहरा हो जाता है। जब तुम जीवन को कसकर पकड़ते हो तो हर चीज तुम्हारे लिए संघर्ष बन जाती है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन देखो तुम्हारे नियंत्रण में अब तक क्या बिगड़ा और क्या सुधरा। कितनी बार तुमने सोचा कि चीजें तुम्हारे हिसाब से होंगी, लेकिन जीवन ने तुम्हें बिल्कुल अलग रास्ते पर धकेल दिया, और बाद में जब तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही रास्ता तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था। यानी जो जीवन करता है वही तुम्हारे लिए सही होता है। लेकिन उस समय जब तुम पकड़ रहे होते हो तुम्हें लगता है कि सब गलत हो रहा है। यही कारण है कि छोड़ना ही सच्ची समझ है। ये स्वीकार करना कि जीवन को मुझसे ज्यादा जीवन खुद समझता है। छोड़ना हमें भीतर की उस गहराई से जोड़ता है जहां कोई डर नहीं है। डर हमेशा पकड़ से जुड़ा होता है। अगर मैंने छोड़ा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, अगर मैंने छोड़ा तो सब खो दूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन पकड़ से आता है, स्वतंत्रता छोड़ने से। जब तुम छोड़ते हो तो तुम भीतर के उस आकाश से जुड़ते हो जो हमेशा पूर्ण है। वहीं तुम्हें एहसास होता है कि वास्तव में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, तुम पहले से ही संपूर्ण थे। पकड़ ने तुम्हें केवल इस सत्य से अंधा कर रखा था। छोड़ना यह भी सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, और यही अस्थायीपन जीवन को खूबसूरत बनाता है। अगर सब स्थायी होता तो जीवन बोरियत बन जाता, लेकिन हम इस अस्थायीपन को स्वीकार नहीं करते, हम इसे पकड़ना चाहते हैं, और यहीं से हमारी पीड़ा शुरू होती है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम जीवन के इस नृत्य को स्वीकार कर लेते हो। तब हर क्षण तुम्हें नया लगता है, हर अनुभव तुम्हें अनमोल लगता है। यह भी समझना जरूरी है कि छोड़ना निष्क्रियता नहीं है। लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब कुछ भी न करना, लेकिन छोड़ना मतलब है परिणाम की पकड़ छोड़ देना। काम तो तुम करते हो, लेकिन उसके नतीजे को जीवन पर छोड़ देते हो। यही गीता का संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम इस तरह छोड़ते हो तो तुम्हारा काम बोझ नहीं रहता, तुम आनंद से काम करते हो, और यही आनंद तुम्हें सफलता भी देता है। छोड़ना रिश्तों में भी बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, तुम मेरे हो, तुम कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन यही पकड़ प्रेम को धीरे धीरे मार देती है। प्रेम केवल स्वतंत्रता में फलता है। जब तुम छोड़ते हो
तो सामने वाला अगर रुकेगा तो वह प्रेम से रुकेगा, मजबूरी से नहीं। और अगर वह चला जाएगा तो यह भी तुम्हारे लिए वरदान ही होगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वही तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए छोड़ना प्रेम की परीक्षा है, और जिसने प्रेम में छोड़ना सीख लिया उसने प्रेम का सार समझ लिया। जब तुम छोड़ते हो तो तुम जीवन को हाँ कहते हो, पकड़ना हमेशा ना है। तुम कहते हो ये ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यही ना तुम्हें दुख देता है। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम कहते हो जैसा है वैसा ही ठीक है, और इसी स्वीकार में शांति है। यही स्वीकार ध्यान का द्वार खोलता है। यही स्वीकार तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। यही कारण है कि छोड़ने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है। छोड़ना हमें बीमारी से भी मुक्त करता है। सोचो, चिंता और तनाव से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, बेचैनी, ये सब पकड़ का परिणाम है। क्योंकि हम हर चीज को पकड़ कर रखते हैं, इसलिए हमारा शरीर भी कस जाता है। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमारे शरीर की जकड़न भी खुलने लगती है। हमारा मन शांत होता है, शरीर सहज होता है, और स्वास्थ्य अपने आप लौट आता है। यानी सचमुच जब तुम छोड़ देते हो सब अपने आप ठीक हो जाता है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या हम अपनी सांस को रोक सकते हैं? क्या हम अपने दिल की धड़कन को आदेश दे सकते हैं? क्या हम सूर्य को कह सकते हैं कि आज मत उगना? जीवन का सबसे छोटा नियम भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो फिर हम क्यों यह भ्रम पालते हैं कि हम जीवन को पकड़ सकते हैं? यह भ्रम ही हमारी पीड़ा है। और जब हम इसे छोड़ते हैं तो हमें पहली बार यह अनुभव होता है कि नियंत्रण की जरूरत ही नहीं है। जीवन पहले से ही सही चल रहा है। छोड़ना आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण मतलब यह मानना कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे अस्तित्व पर भरोसा करना होगा। यह भरोसा ही तुम्हें हल्का करता है। जब तुम समर्पण करते हो तो जीवन तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेता है, और तभी तुम महसूस करते हो कि जो काम तुम अकेले नहीं कर सकते थे वही काम जीवन तुम्हारे लिए कर देता है। यही समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। यही समर्पण सबसे बड़ा विश्वास है। और अंततः छोड़ना तुम्हें परम स्वतंत्रता देता है। पकड़ हमेशा तुम्हें कैद करती है। पकड़ का मतलब है डर, लालसा, असुरक्षा। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम इन सब से ऊपर उठ जाते हो। तुम अब स्वतंत्र हो जाते हो, और यही स्वतंत्रता असली आनंद है। यही स्वतंत्रता मुक्ति है। यही स्वतंत्रता आत्मा की पूर्णता है। इसलिए यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों से हाथ खींच लेना नहीं है, बल्कि भीतर के संघर्षों को समाप्त करना भी है। हम में से हर कोई अपने भीतर किसी न किसी दर्द, किसी न किसी स्मृति, किसी न किसी अपमान या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। यही पकड़ हमें बार बार अतीत में खींच ले जाती है और वर्तमान को जीने से रोक देती है। जब हम कहते हैं छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो इसका पहला अर्थ यही है कि उन पुराने बोझों को गिरा दो जिन्हें ढोते ढोते तुम थक चुके हो। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है और भविष्य अपने आप उज्जवल बनने लगता है। हम ये भी भूल जाते हैं कि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, लेकिन हम उस सीख को पकड़कर दुख बना लेते हैं। जैसे किसी ने तुम्हें धोखा दिया, ये तुम्हें सिखाने आया था कि विश्वास आंख बंद करके नहीं, सजग होकर करो। लेकिन तुमने धोखे को पकड़ लिया और अब हर रिश्ते में वही डर लेकर चलते हो। यही पकड़ तुम्हें नए प्रेम, नई संभावनाओं, नई स्वतंत्रता से रोकती है। जब तुम कहते हो छोड़ दो, तो तुम अनुभव को स्वीकार करते हो, लेकिन उसकी पीड़ा को पकड़े नहीं रहते, और तब वह अनुभव तुम्हारे लिए ज्ञान बन जाता है, बोझ नहीं। छोड़ने का संबंध विश्वास से गहरा है। जो जीवन पर भरोसा करता है वही छोड़ सकता है, और जो भरोसा नहीं करता वही कसकर पकड़ता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन जिस पल हम भरोसा करते हैं और छोड़ देते हैं, उसी पल हमें पता चलता है कि जीवन हमारी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान है। जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता है।
भले ही वह हमारी इच्छाओं के खिलाफ क्यों ना हो। यही कारण है कि छोड़ना एक आध्यात्मिक छलांग है। यह छलांग हमें सीधे अस्तित्व की गोद में पहुंचा देती है। यह भी देखो कि छोड़ना केवल दुख से मुक्ति नहीं है, बल्कि सुख से भी मुक्ति है, क्योंकि सुख को पकड़ना भी उतना ही कष्ट देता है जितना दुख को पकड़ना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई सुखद अनुभव आता है और तुम चाहते हो कि यह हमेशा बना रहे, तो यह चाहत ही तुम्हें पीड़ा देगी, क्योंकि जीवन का नियम है हर चीज बदलनी है। सुख भी बदलेगा, दुख भी। और जो ये समझ लेता है वह सुख को भी पकड़ता नहीं और दुख से भी डरता नहीं। वह दोनों को अनुभव करता है और छोड़ देता है। यही संतुलन, यही शांति का मार्ग है। छोड़ना एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक समझ है। यह तब घटता है जब तुम पूरी तरह देख लेते हो कि पकड़ने से केवल दुख मिला है। जब यह बोध गहराई से उतरता है तो पकड़ अपने आप गिर जाती है। तुम्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे गर्म लोहे को हाथ से छोड़ने के लिए तुम्हें किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती, तुम अपने आप उसे गिरा देते हो। वैसे ही जब तुम देख लेते हो कि पकड़ ही तुम्हारे दुख का कारण है, तो तुम सहज ही छोड़ देते हो। छोड़ना हमें रिश्तों में सच्चा प्रेम सिखाता है। अधिकांश लोग प्रेम को पकड़ समझते हैं। वे कहते हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो केवल मेरे रहो। लेकिन यह पकड़ है, प्रेम नहीं। असली प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं तुम्हें प्रेम करता रहूंगा। यह प्रेम तभी संभव है जब तुमने पकड़ छोड़ दी हो, और यही प्रेम सबसे गहरा, सबसे सच्चा होता है। इसमें न डर है, न असुरक्षा, न अपेक्षा, केवल स्वतंत्रता और समर्पण है। छोड़ने से हमारी सृजनशीलता भी खिलती। जब तुम लगातार भविष्य की चिंता करते रहते हो और सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा मन बंधा रहता है, और बंधा हुआ मन कुछ नया नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा मन खुल जाता है। उसमें नई ऊर्जा आती है, नए विचार आते हैं, नया उत्साह आता है। यही कारण है कि महान रचनाकार, कवि, संगीतकार और संत सभी ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी रचनाएं तब हुई जब उन्होंने पकड़ छोड़ दी और अस्तित्व के प्रवाह को अपने ऊपर से बहने दिया। छोड़ना हमें मृत्यु से भी मुक्त करता है। मृत्यु को हम सबसे बड़ा डर मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह सब छीन लेगी। लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया, उसके लिए मृत्यु भी भयावह नहीं है। उसने पहले ही सब छोड़ दिया है। रिश्तों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़। उसके पास अब कुछ भी बचा नहीं है जिसे मृत्यु छीन सके। और यही कारण है कि संत मृत्यु के समय भी मुस्कुराते। उनके लिए मृत्यु केवल अंतिम मुक्ति है। ये भी समझो कि छोड़ना मतलब जीवन से भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब जिम्मेदारी छोड़ देना, रिश्ते छोड़ देना, साधारण कर्तव्य छोड़ देना। लेकिन ऐसा नहीं है। छोड़ना मतलब है परिणाम की आसक्ति छोड़ देना। तुम अपने कर्तव्य को पूरी सजगता और ईमानदारी से करते हो, लेकिन उसके नतीजे को पकड़कर नहीं बैठते। यही वास्तविक त्याग है, यही सच्चा ध्यान है, यही कर्मयोग है। और अंततः छोड़ना हमें वही देता है जिसकी हम हमेशा तलाश में रहते हैं, शांति, स्वतंत्रता और आनंद। जब तुम पकड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम पा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम खो रहे होते हो। और जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम पा रहे होते हो। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है, और यही इस वाक्य का सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना हमें यह सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की हमारी कोशिशें कितनी व्यर्थ हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम पर्याप्त योजनाएं बना लें, पर्याप्त सुरक्षा जमा कर लें, पर्याप्त रिश्ते पकड़ कर रखें, तो सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहेगा। लेकिन क्या कभी किसी का जीवन पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहा है? सबसे शक्तिशाली राजा भी मौत को रोक नहीं पाया, सबसे अमीर व्यक्ति भी दुखों से मुक्त नहीं हुआ, और सबसे बुद्धिमान दार्शनिक भी भविष्य को नहीं बदल पाया। इसका अर्थ यही है कि नियंत्रण का विचार ही भ्रम है। और जब हम ये भ्रम छोड़ देते हैं, तभी हमें समझ आता है कि जीवन पहले से ही अपने संतुलन में है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ हमेशा भय से जन्म लेती है। हम रिश्ते पकड़ते हैं क्योंकि हमें अकेले होने का डर है।
हम धन पकड़ते हैं क्योंकि हमें भविष्य में असुरक्षा का डर है। हम प्रतिष्ठा पकड़ते हैं क्योंकि हमें सम्मान खोने का डर है। लेकिन जो व्यक्ति छोड़ देता है वह इन सभी डरों से मुक्त हो जाता है। उसने समझ लिया है कि असली सुरक्षा केवल भीतर है। अगर भीतर शांति है तो बाहरी असुरक्षा भी तुम्हें हिला नहीं सकती। यही छोड़ना है, बाहर की पकड़ छोड़कर भीतर की शक्ति को पहचान लेना। छोड़ना हमें वर्तमान से जोड़ता है। पकड़ हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है। तुम अतीत की किसी याद को पकड़कर बैठे हो या भविष्य की किसी संभावना को, और इसी कारण तुम वर्तमान में नहीं जी पाते। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है, यही क्षण सत्य है। जीवन केवल जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा मन अतीत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में टिक जाता है। यही वर्तमान ध्यान है, यही वर्तमान जीवन का उत्सव है। जब हम छोड़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है। सुख आएगा और जाएगा, दुख आएगा और जाएगा, सफलता आएगी और जाएगी, असफलता भी। लेकिन हम इन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और चाहते हैं कि ये स्थायी हो जाए। यही चाहत हमें दुख देती है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो हम हर अनुभव को एक यात्री की तरह देखते हैं। वो आता है, हमें कुछ सिखाता है और चला जाता है। यही दृष्टि हमें हल्का बनाती है, यही दृष्टि हमें शांत बनाती है। छोड़ना प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर तुम्हारा प्रेम पकड़ पर आधारित है तो वह धीरे धीरे दम तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम छोड़ने पर आधारित है तो वो और गहरा होगा, क्योंकि प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है। अगर तुम किसी को सचमुच प्रेम करते हो तो तुम उसे उड़ने की स्वतंत्रता दोगे, और अगर वो फिर भी तुम्हारे पास लौटता है तो यह प्रेम की सच्चाई है। अगर नहीं लौटता तो यह भी ठीक है, क्योंकि प्रेम कभी स्वामित्व नहीं मांगता। प्रेम छोड़ना है और छोड़ने में ही प्रेम की गहराई है। यह भी समझो कि छोड़ना आलस्य या भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर सब छोड़ देंगे तो क्या जीवन रुक नहीं जाएगा। नहीं, छोड़ना मतलब है अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो। यह वही है जो कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की पकड़ छोड़ते हो तो कर्म एक बोझ नहीं रहता, वह एक खेल बन जाता है। और यही खेल ही जीवन को हल्का करता है, आनंदमय बनाता है। छोड़ना हमें गहरी स्वतंत्रता देता है। पकड़ हमेशा कैद है। अगर तुम रिश्ते को पकड़कर रखोगे तो वह कैद है। अगर तुम धन को पकड़ोगे तो वह भी तुम्हें कैद कर देगा। अगर तुम प्रतिष्ठा को पकड़ोगे तो तुम हर समय लोगों की नजरों में जियोगे। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, अब तुम अपने भीतर जीते हो, और यही स्वतंत्रता ही असली आनंद है। छोड़ना आत्मा की परिपक्वता है। बच्चा खिलौनों को पकड़कर रखता है और रोता है अगर कोई छीन ले, लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि खिलौना सब कुछ नहीं है। वैसे ही जब हम जीवन में परिपक्व होते हैं तो हमें समझ आता है कि रिश्ते, धन, प्रतिष्ठा सब अस्थायी है और इन्हें पकड़कर रोने का कोई अर्थ नहीं है। जब यह परिपक्वता आती है तब हम छोड़ना सीखते हैं, और यही आत्मा की सबसे बड़ी वृद्धि है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर हल्कापन आता है। यह हल्कापन ध्यान का द्वार है। पकड़ हमेशा बोझ बनाती है और बोझ लेकर कोई उड़ नहीं सकता, लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम हल्के हो जाते हो, और यह हल्कापन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। यही हल्कापन तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। यही हल्कापन मुक्ति का अनुभव कराता है। अंततः छोड़ना तुम्हें यह अनुभव कराता है कि जीवन पहले से ही संपूर्ण है। हम सोचते हैं कि हमें इसे पकड़कर संपूर्ण बनाना है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन तो पहले से ही पूर्ण था। केवल हमारी पकड़ ने हमें अधूरा महसूस कराया, और जैसे ही पकड़ गिरती है अधूरापन भी गिर जाता है। तब हम पहली बार अनुभव करते हैं कि वास्तव में सब कुछ पहले से ही ठीक है। यही इस वाक्य का गहरा सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह हमें हमारे भीतर के मौन से जोड़ता है। जब तक हम पकड़ते रहते हैं तब तक हमारा मन लगातार भागता रहता है। हम सोचते हैं ये मेरे पास रहे, ये न छीने, ये बना रहे।
और यही पकड़ एक निरंतर शोर पैदा करती है। लेकिन जैसे ही तुम छोड़ते हो, भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब मौन प्रकट होता है और यही मौन हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जो शब्दों से परे है। यही कारण है कि ध्यान का सार यही है, पकड़ छोड़ो और मौन में उतर जाओ। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें यह दिखाता है कि वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं था। जिस शरीर को तुम मैं कहते हो वह भी तुम्हारा नहीं है, यह प्रकृति ने दिया है और एक दिन वापस ले लेगी। जिस रिश्ते को तुम मेरा कहते हो वह भी तुम्हारा नहीं है, लोग आते हैं और अपने समय पर चले जाते हैं। जिस धन को तुम मेरा कहते हो वह भी एक भ्रम है, तुम उसे यहां से ले नहीं जा सकते, यानी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और जब यह सच्चाई समझ आती है तब छोड़ना सहज हो जाता है और यही सहजता तुम्हें मुक्ति देती है। छोड़ना केवल आत्मिक मुक्ति ही नहीं देता, यह तुम्हें व्यावहारिक जीवन में भी शांत और संतुलित बनाता है। सोचो, अगर तुम हर छोटी छोटी बात पकड़ कर रखोगे, किसी की कही हुई कड़वी बात, किसी का किया हुआ अपमान, किसी की गलती, तो तुम्हारा मन हमेशा भारी रहेगा। लेकिन अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो, तब तुम रिश्तों को नई शुरुआत देने लायक हो जाते हो, तब तुम अपने काम पर ध्यान दे पाते हो, तब तुम शांति से जी पाते हो। यानी छोड़ना न केवल आध्यात्मिक साधना है बल्कि रोजमर्रा के जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। छोड़ने का अर्थ है जीवन को उसके असली रंग में देखने की क्षमता पाना। पकड़ हमेशा हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम चाहते हैं, और यही चाहत हमें भ्रमित करती है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारी आंखें साफ हो जाती हैं, तब तुम देख पाते हो कि लोग जैसे हैं वैसे ही ठीक है, परिस्थितियां जैसी हैं, जब देखो कि सूलत था, जब देखो सूलत था, वैसी ही ठीक है, और जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। यही दृष्टि ध्यान है, यही दृष्टि करुणा है। छोड़ना हमें मृत्यु के रहस्य से भी जोड़ता है। मृत्यु को हम हमेशा खोना मानते हैं, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसने समझ लिया कि मृत्यु खोना नहीं है बल्कि लौटना है, लौटना उस स्रोत की ओर जहां से हम आए थे। ये वही अंतिम छोड़ना है जब हम सब कुछ गिराकर खाली होकर लौट जाते हैं। और जिसने जीवन में छोटे छोटे छोड़ने सीखे हैं उसके लिए ये अंतिम छोड़ना भी सहज हो जाता है। तब मृत्यु भी एक उत्सव है, एक मुक्ति है। छोड़ना हमें प्रेम का असली रूप दिखाता है। अक्सर लोग प्रेम को पकड़ समझते हैं, तुम मेरे हो, केवल मेरे, लेकिन यह पकड़ प्रेम का गला घोंट देती है। प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक उसमें स्वतंत्रता ना हो। जब तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, तभी प्रेम खिलता है। यही कारण है कि माता का प्रेम सबसे शुद्ध माना जाता है। वह बच्चे को पकड़कर नहीं रखती, वह उसे स्वतंत्र करती है, और यही स्वतंत्रता प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। छोड़ना हमें साहस देता है। डर हमेशा पकड़ से आता है, लेकिन जिसने छोड़ दिया वह निडर हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जिसने सब छोड़ दिया वह सबसे साहसी इंसान है। वह किसी से नहीं डरता, वह जीवन को भी स्वीकार करता है और मृत्यु को भी, और यही साहस उसे भीतर से अडिग बनाता है, यही साहस उसे संत बना देता है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम अनुभव करते हो कि जीवन पहले से ही पूर्ण है। हमें लगता है कि हम अधूरे हैं और हमें चीजों को पकड़कर खुद को पूर्ण करना होगा, लेकिन यही भ्रम है। जब हम छोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम पहले से ही पूर्ण थे। पकड़ ने ही हमें अधूरा महसूस कराया था। पकड़ गिरते ही अधूरापन भी गिर जाता है, और तभी आत्मा का असली अनुभव होता है, पूर्णता का अनुभव। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि समय को पकड़ना असंभव है। हम चाहते हैं कि अच्छे पल रुक जाएं और बुरे पल जल्दी बीत जाएं, लेकिन समय हमारी इच्छा से नहीं चलता, समय अपने नियम से चलता है। और जब हम समय को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तो हम हर पल का आनंद ले पाते हैं। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हम उसे अनुभव करते हैं और छोड़ देते हैं। यही जीवन को सरल बनाता है, यही जीवन को आनंदमय बनाता है। छोड़ना हमें कृतज्ञ बनाता है। जब हम पकड़ते हैं तो हम हमेशा और चाहते हैं, हमें कभी संतोष नहीं होता। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारे पास कितना कुछ है।
यह शरीर, यह सांस, यह आकाश, यह धरती सब कितना अद्भुत है। और यही कृतज्ञता हमें भीतर से भर देती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तब जीवन हमें और देता है, और यही कृतज्ञता हमें समृद्ध बनाती है। छोड़ना हमें यह समझाता है कि जीवन का असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की चीजें बदलती रहती हैं। अगर हम उन्हें पकड़कर रखेंगे तो हम हमेशा असुरक्षित रहेंगे, लेकिन भीतर की शांति, भीतर का प्रेम, भीतर का मौन, ये सब स्थायी है। इन्हें पाने के लिए केवल एक चीज करनी है, बाहर की पकड़ छोड़ देनी है। और जैसे ही हम छोड़ते हैं, हम भीतर की संपत्ति से जुड़ जाते हैं। यही संपत्ति हमारी असली पहचान है। छोड़ना हमें ध्यान की ओर ले जाता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे करना हो। ध्यान तब होता है जब पकड़ गिर जाती है, जब विचारों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़ सब गिर जाती है, तब भीतर मौन उतरता है। और यही मौन ध्यान है, यही मौन मुक्ति है, यही मौन परमात्मा का अनुभव है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन एक धारा है, ये लगातार बह रहा है। अगर हम इसे पकड़ना चाहेंगे तो केवल संघर्ष करेंगे, लेकिन अगर हम इसके साथ बहेंगे तो आनंद अनुभव करेंगे। नदी की धारा के साथ बहने वाला कभी डूबता नहीं, केवल वही डूबता है जो धारा के खिलाफ तैरता है। जीवन भी वैसा ही है। छोड़ दो और धारा के साथ बहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना हमें भीतर की गहराई तक ले जाता है। जब तक हम पकड़ते हैं, हम सतह पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं, हम गहराई में उतरते हैं। वहीं हमें आत्मा का अनुभव होता है, वहीं हमें परमात्मा का अनुभव होता है। सतह पर केवल संघर्ष है, गहराई में शांति है, और गहराई तभी मिलती है जब पकड़ छोड़ी जाती है। अंततः ये वाक्य, छोड़ दो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, केवल सलाह नहीं है, ये जीवन का नियम है। अस्तित्व पहले से ही संतुलित है, हमें केवल अपनी पकड़ छोड़नी है, और जैसे ही हम छोड़ते हैं, सब अपने आप ठीक होने लगता है। यही शांति है, यही मुक्ति है, यही प्रेम है, यही ध्यान है।